वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी कैसे डिराइव होती है बिना इंटीग्रेशन मेथड के और इंटीग्रेशन मेथड के। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, शुरू से आखिरी तक देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से, पर्टिकुलर पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है तो जो उसका एनर्जी कंटेंट है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है जिस पोजीशन में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब हाँ, उसकी हम पोजीशन को चेंज करें, फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से वर्क डन होगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम उसको ऊपर उठा दें तो हमें काम करना पड़ेगा ना। वही वर्क डन उसकी पोजीशन में जो चेंज कर रहा है वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर जो लगाया जाने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रख लीजिए कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आपने फोर्स लगा के जो काम किया वो उस काम की वो वर्क डन क्या करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देता है। हाँ, अब अगर वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स तो मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के काम करने से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसको डिफाइन करें अर्थ के संदर्भ में कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम कोई मास ला रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उस पॉइंट पर मास को रखने में, वो वर्क डन क्या होगा, उस पॉइंट पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम उस पॉइंट पर मास रख रहे हैं तो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हाउ इट इज़ डिफाइंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एट ए पॉइंट is defined as work done in bringing a mass from infinity to that point। आपको पता है कि इन्फिनिटी पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, कोई पोटेंशियल नहीं होता, चाहे एक मास हो चाहे कितने भी मासेस हों, है ना। और अगर कोई मास इन्फिनिटी से लाके आप कहीं पर भी रखते हैं और अगर कोई दूसरा मास की प्रेजेंस नहीं होती है तो कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ता है ना। तो अगर हम एक मास यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ है इन्फिनिटी पर दो मास रखे हैं m1 और m2, m1 उठा के हम ला के यहाँ रखते हैं, यहाँ और कोई दूसरा मास नहीं है, तो इस m1 को इस जगह रखने पर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, बस जरा सा जेंटल पुश दें कि यहाँ रोक लेंगे, आ जाएगा। हाँ, अब इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इस मास से अगर हम r दूरी पर निकालना चाह रहे हैं कि हम m2 ला के रख दें, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए हो, वर्क डन के जरिए हो रही है, वो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर, तो क्या होगा, ये यहाँ पर m2 को लाने में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन f डॉट dx, और ये वेक्टर्स हैं और ये f dx cos थीटा होता है, आपको पता है ना। तो अब आप देखते हैं कि कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ m2 से हमने अगर मान लिया एक पॉइंट है A, ठीक है, और
ए की जो डिस्टेंस है वो m1 से मान लिया x है। तो अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे देखें कि हम A से B तक एक ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो हमें कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हम करवा रहे हैं, A से B तक की डिस्टेंस बहुत, ये वेरी क्लोज डिस्टेंस है dx। क्यों? A पर लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ए की डिस्टेंस कितनी है, x। भाई इन्फिनिटी से अगर हम लाएंगे तो इन्फिनिटी से डिस्टेंस तो चेंज होगी ना, तो x ये बदलेगा तो फोर्स भी तो क्या होगा, वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स जो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू dx हमने यहाँ पर क्या रखेंगे, g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को इन्फिनिटी से r तक के लिए वर्क डन उससे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, m2 को लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। इसका नाम यहाँ m2 ला के रखेंगे P पॉइंट पर, ठीक है। अब आप अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये g m1 m2 और विद इन लिमिट 1/x² dx इन्फिनिटी टू r। अगर आप देखिए जिधर ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप इधर मान रहे हैं A से B की तरफ, तो आप ये जो g m1 m2 x² फोर्स से जो A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा, उसके लिए आपने ये कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर 1/x² dx का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। 1/x² इंटीग्रेशन dx की वैल्यू होती है -1/x, ठीक है। तो यहाँ आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -g m1 m2 अपॉन r। कैसे, या आपके पास जो स्टेप आएगा ना, g m1 m2 अपॉन r, ये इसकी वैल्यू x आएगी और x की इन्फिनिटी और r से लिमिट लगाएंगे, तो g m1 m2 अपॉन x, x की जगह r, माइनस इन्फिनिटी g m1 m2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो x की जगह r रखे, कितना आ गया, -g m1 m2 अपॉन r। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो उनकी यही होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने ये कैलकुलेट कैसे करी, ये आपके सामने है। निगेटिव क्यों है, क्या है दोनों के बीच में, कैसा है फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूछा जाता है व्हाई इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, क्या जवाब देंगे, बिकॉज इट अराइजेज, ये प्रोड्यूस हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, दोनों तरीके के चार्जेस होते हैं, तो दोनों चार्जेस के बीच में अगर वो सिमिलर हैं तब रिपल्शन, डिसिमिलर है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों तरीके की पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल, इसमें क्या आया माइनस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विदाउट इंटीग्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आपको पता है अगर ये मास m है, ठीक है, इस मास m से किसी डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P पर कोई आपसे पूछे पोटेंशियल क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, -g m अपॉन r, ये बताएंगे ना। इस पॉइंट पर अगर आप इन्फिनिटी से एक दूसरा स्मॉल m मास ला के रखते हैं तो आपको तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और आप उस पॉइंट मास को यहाँ से यहाँ तक ला के रखने में तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहाँ से यहाँ तक मास रखने में कितना वर्क डन होगा तो आपको याद हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ये मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू डेल्टा वी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन किसके बराबर होता है, q इंटू डेल्टा वी, ऐसे ग्रेविटेशन में m इंटू डेल्टा वी।
अब ये डेल्टा वी किसके बराबर है आप लिख सकते हो, m, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी किसके बराबर है, इनिशियल, और ये है फाइनल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपको याद होगा पोटेंशियल का चेंज। तो अब किसके बराबर हो गया ये m हो गया, और वी फाइनल आपके पास यहाँ पर कितना है, माइनस जी एम अपॉन आर माइनस ज़ीरो। क्यों, इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ पर इनिशियली मास कहाँ पर इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। देखिए एक्सप्रेशन आपके सामने है, बिना इंटीग्रेशन आप यूज़ करे हुए लिख सकते हैं कि दो मासेस m, स्मॉल m और कैपिटल M अगर r डिस्टेंस पे रखे जाएं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए, तो वर्क डन जो होता है वही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके बराबर हो गया, ये एक्सप्रेशन जो हमने आज अभी डिराइव किया, ये बिना इंटीग्रेशन के है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखी है, उसे h हाइट तक दूसरे पॉइंट पे रखना है, उठा के रखना है h हाइट तक। तो मान लिया ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, और इससे अर्थ की रेडियस कितनी होती है, कैपिटल R से दिखाया। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी है और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कोई कहे, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आप लिखेंगे, m मास की ऑब्जेक्ट है, क्या होगी। आपसे अगर कोई ऐसे पूछे अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अच्छा ज़मीन पे रखी है, ज़ीरो। क्यों, क्या ज़ीरो होगी, आपको लग रहा है यहाँ ज़ीरो। अब तो आपने देखा भाई अर्थ के सेंटर से मास कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा था, m1 m2, दो ऑब्जेक्ट अगर r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r, यही तो पढ़ा था ना, वही फार्मूला तो यहाँ लगाएंगे। ज़ीरो होगी क्या, नहीं ना, क्या होगी यहाँ पर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये होगी। अब आप इसको अगर h हाइट तक उठा के यहाँ लाते हैं तो वर्क डन होगा, ये सेकंड सिचुएशन है। तो सेकंड सिचुएशन में जो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस जी एम एम, केवल डिस्टेंस ही तो चेंज हो गई, अब ये डिस्टेंस हो जाएगी पूरी, है ना, कितनी, r प्लस h। ठीक, क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले आप देखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस इनिशियल फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस जी एम एम अपॉन आर, क्या कॉमन हो जाएगा, जी एम एम, क्या बचा अंदर, 1/r माइनस 1/r प्लस h, किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास यहाँ ये देख रहे हैं कि जी एम एम आर प्लस एच माइनस आर क्या देगा, ऊपर केवल h और नीचे r इंटू आर प्लस एच। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अर्थ की सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट होती है, याद करिए एक रिलेशन क्या होता है कि जो जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम कैसे आता है। अगर आप देखो अर्थ की सरफेस और ऑब्जेक्ट है तो एम जी उसका वेट कहाँ से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से एम एम कैंसिल हो गया, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, यही 2 नंबर में रिलेशन आता है। खैर, तो हम जी एम की जगह जी आर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप देखिए जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिखेंगे तो जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन आर, आर प्लस एच, स्क्वायर से आर कैंसिल, कितना हो गया आपके पास, एम जी एच। कुछ लग रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच पढ़ते थे तो अब वही एक्सप्रेशन आया ना, एम जी एच, और एक आर ऊपर है, अगर मैं इसको नीचे ले जाके लिखूं तो आर अपॉन आर 1 प्लस एच अपॉन आर। देखिए ये वाला आर नीचे लाएंगे तो आर बाई आर प्लस एच बाई आर होगा ना। तो नीचे ये नहीं यहाँ से यहाँ लिख दिया, नीचे लाएंगे मतलब इसके अपॉन में होगा, तो ये देखिए ये 1 प्लस एच बाई आर। हाँ, ये रिलेशन। अब आप देखो कि अगर h
r के कंपैरिजन में छोटा है, तो हम h/r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब h r के कंपैरिजन में छोटा है, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 15 मीटर ऊंची ऑब्जेक्ट रखी है, तो हम क्या निकालते हैं फार्मूला, यही mgh ही तो लिखते हैं ना भाई। h/r नेग्लेक्ट हो गया तो mgh, जो हम लोग कहते हैं किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यही mgh होता है ना। तो ये है एक एक्सप्रेशन अर्थ से किसी अर्थ पर रखी ऑब्जेक्ट और उससे किसी हाइट पर रखी ऑब्जेक्ट, उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। आइए देखते हैं क्वेश्चन CBSE PMT 02 में पूछा गया, बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट h = 3r, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज, ये ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, mgh अपॉन 1 + h/r, यही तो था ना। बस अगर आपको ये फार्मूला याद है तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3r, इसको यहाँ पर अगर आप रखते हो तो mg 3r अपॉन यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 3r/r, कितना बचेगा, खाली 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3mgr अपॉन 4। कौन सा ऑप्शन है, दिस वन। अब ये क्वेश्चन देखिए, a particle falls from infinity towards earth, its velocity on reaching earth's surface would be, ऑप्शन ए infinity, ऑप्शन बी 0, सी √2gr, डी इतना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी फॉल कर रही है, कोई भी और एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेग्लेक्टेड है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस ये याद होना चाहिए, लगा देते हैं अगर आप, तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप देख रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 लिख दिया। इट फॉल्स मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ से वो पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स अर्थ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है यहाँ पर। अब फाइनली वो अर्थ की सरफेस पर आने वाली है, तो जब वो अर्थ की सरफेस पर पहुँचेगी, क्या फार्मूला पड़ा है, बस यही Gm अपॉन r। और काइनेटिक एनर्जी उसकी, अगर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो पार्टिकल का मास है स्मॉल m, ये m और r कैपिटल वाली है, तो अर्थ के लिए है, तो कितने हो जाएंगे ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना, इनिशियल और फाइनल। तो अब आप इसे देख लीजिए, ये रिलेशन रखना था, फिर तो Gmm अपॉन r इक्वल टू ½ mv², m कैंसिल, v² कितना आ गया आपके पास, देखिए 2gm अपॉन r। कैपिटल Gm तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होता है आपको पता है, Gm इक्वल टू gr², अर्थ की सरफेस के लिए यही फॉर्मूला कई बार यूज़ होता है ना, है ना। तो अब आपने gr² यहाँ रख दिया, तो किसके बराबर हो गया, 2gr² अपॉन r, ये r कैंसिल, ये v² है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, √2gr। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अब देखिए, एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 3 मासेस हैं, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हैं, मतलब तीनों के बीच की डिस्टेंस, म्यूचुअल डिस्टेंस a है। हाँ, अब क्या कर दिया कि इन मासेस को खिसकाया गया है कि अब a के बजाय उन दोनों सब के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, 2a। तो अब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन आने पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट सिचुएशन में होगा, तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन में जितने पेयर हैं वो सारे पेयर्स का आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, देखिए m के बीच में 1 2 और 3 बनेंगे ना, तो आपके पास
एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम इंटू एम को एम स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन ए अपॉन आर होता था, है ना। तो ऐसे 3 पेयर्स है तो -3 कर दिया, ये तो हो गया यू आई इक्वल टू इनिशियल फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में किसके बराबर हो जाएगा, तो यू फाइनल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी -3gm², लेकिन अब की बार डिस्टेंस कितनी है, 2a। बस फॉर्मूला पता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -3gm² अपॉन 2a और ये प्लस में हो जाएगा तो 3gm² अपॉन a। आपके पास आंसर आ गया, 3gm² कॉमन ले लिया और अपॉन a भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, -½ + 1, यानी कि कितनी हो गई, +1 - ½ कितना होता है, ½ तो 3/2 gm² अपॉन a। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो पास थे, वर्क डन करना पड़ा इन्हें दूर करने में। तो आप देख रहे हैं कितनी एनर्जी देनी पड़ी इन्हें, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो है ये। अब आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनली आज मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं 4 मासेस, ठीक है, और ये 4 मासेस से आप केवल ये सोचो कि कितनी होगी इस कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले याद रख लो, जो आप भूल जाते हो, आप सोचते हो कि ये भी डिस्टेंस ये ए है, चारों डिस्टेंसेस ए हैं, तो एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर ना, 6 टर्म्स आएंगे। ये भी तो है, ये वाला डायगोनली डिस्टेंस ये कितनी होगी, √2a, और ये वाला, तो कुल 6 टर्म्स आएंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U = -4 और gm², अगर सारे मासेस ये m है ना, तो gm² अपॉन a, इनकी 4 वाले तो पेयर हैं जो a डिस्टेंस पर हैं, और यहाँ पर आप प्लस लिखते हैं फिर से -2, और 2 पेयर कौन से हैं, जो ये वाले डिस्टेंस के हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये a है, ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2a, है ना, 2a² पाइथागोरस से, तो √2a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 × gm² अपॉन √2a। तो आप ऐसे थोड़ा ध्यान में रखो, तो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से दूर जाने पर बढ़ती जाती है, और कहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है और कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी पर, कितनी, 0। अर्थ के पास आते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।